नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जोरों पर, करप्ट माफिया बेनकाब। अक्कामे की आड़ में दौलत छुपाए जाने की असल हकीकत बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। और यकीनी तौर पर वो तमाम लोग जो नेक और पारसा इतने कि इस वक्त ना उन पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ना उन्होंने कभी कोई बदनवानी की है, ना उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन है, वो सारे यकजबान होकर नैब के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। एक इंटरव्यू को या एक डिग्री को इस कायनात का कुल मसाइल की जो कुंजी, या फिर कह जी कि टोटल उन्होंने सोल्यूशन और प्रॉब्लम्स बना दिया कि वो डिग्री जाली है और नैब सही नहीं कर रही, और नैब ये कर रही है, नैब वो कर रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इससे पहले के जो असेंबली में कार्रवाई हुई, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक का ये खत है चेयरमैन नैब को, जिसमें वो लिखते हैं कि क्योंकि वो इंटरव्यू जो सामने उन्होंने डीजी नैब ने दिए हैं लाहौर ने, तो उसके बाद वो कहते हैं कि इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड दैट द इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस पेंडिंग एट नैब लाहौर मे वेरी काइंडली बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर रीजन टू बी कंडक्टेड एंड कंक्लूडेड बाय एन इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेटर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। यानी नेक, पारसा, शरीफ, फरिश्ता सिर्फ कोई और किसी शहर से ढूंढा जाए जो उनके केस की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सके। ये जनाब ख्वाजा बरादरान की जो मुतालबा है चेयरमैन नैब से, एक इंटरव्यू और एक डिग्री की बुनियाद पे सारे नेक, पारसा, बदनवानी बड़े अच्छे नेक पारसा लोग एक हो गए और नैब के खिलाफ यकजबान होकर जो इस पर है, जो जिसके जी पे आ रहा है, जो जबान पर आ रहा है वो बोल रहा है। तो असेंबली की कार्रवाई जो हुई, वहां जिनके ऊपर LNG की $2 बिलियन की इंक्वायरी इस पर है और रिपोर्ट नैब कराची से आ चुकी थी, फिर केस रुक गया था, वो जनाब भी नैब के खिलाफ बोल रहे थे। फिर नून लीग के दीगर लोग भी बोल रहे थे, वो भी अपनी अपनी जबान जो आ रहा था दिल में बोल रहे थे। सबने भड़ास निकाली अपने बड़े मजे से पिछले 2-3 दिनों में। उन्होंने क्या कहा था जरा सुन लेते हैं एक बार फिर। ग्रेड 20 या 21 का बंदा उठ के आगे टीवी चैनल पे किसी अशीर बात, ऊपर की अशीर बात से ये हो ही नहीं सकता कि वो किसी टीवी चैनल पे आके किसी अशीर बात के बगैर इतनी बड़ी बातें करे। और एक दिन में 5 टीवी चैनल स्पीकर साहब, एक उन्होंने कहा, और अगर मैंने ये गलत समझा है तो इसकी तरदीद कर दें, उन्होंने कहा कि उस अफसर का हक है कि वो टीवी पर आए और ये बातें करे। ये उन्होंने भी फरमाया, आप भी जब मदद फरमा रहे थे। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि किसी मेंबर को हक नहीं है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर बोले, और अगर बोलेगा तो अफसर आकर जवाब देंगे टीवी पर। ये बातें दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इस्तेकाक मजरू हो गया तमाम जो शुरफा हैं इस वक्त उनका, और वो तमाम जो पार्लियामान में बैठे हैं इस वक्त मेंबर्स, उनका बड़ी इज्जत करते हैं हम उन सब की। लेकिन ये जी करप्शन के इल्जामात हैं, उनकी इंक्वायरी किस तरह अगर कोई बोल दे तो एक इतना बड़ा इशू बना दिया गया इस मामले को कि लग ये रहा है कि इस वक्त करप्शन या पाकिस्तान से $10 अरब की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग मसला नहीं है। मसला एक डीजी की फेक डिग्री है, मुबैना तौर पर मुबैना फेक डिग्री है जिस पर कोई साबित नहीं हुआ अभी। और दूसरा मसला यह है जी कि नैब इंपार्शियल हो गया। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम पाकिस्तान इज फेसिंग राइट नाउ। कोई और मसला है ही नहीं इस वक्त पाकिस्तान को। अच्छा, चेयरमैन नैब पर कोई फर्क नहीं पड़ा है इस बात का। चेयरमैन नैब आज भी लाहौर की प्रेस रिलीज अगर आप देखें तो नैब ने आज उन्होंने लाहौर का दौरा किया है, जहां उन्होंने केसेस का जायजा तो लिया है, लेकिन उन्होंने ईडन हाउसिंग सोसाइटी के जो मुतासिरीन है उनसे मुलाकात भी करी और उन्होंने नैब कवानीन के मुताबिक उनके मसाइल का जायजा लिया। लूटी हुई रकम की वापसी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का फैसला किया। और उसके साथ साथ एहतसाब के लिए उन्होंने कहा जी एहतसाब सबके लिए, यानी अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल जो नैब का स्लोगन है, नैब उस पर जो है इस पर हर सूरत जो है कंसिस्टेंट रहेगा, यानी उससे नहीं हटेगा पीछे। लेकिन इस तमाम अशराफिया के लिए एक और बुरी खबर भी है, और यह बुरी खबर आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी हैं ऑन अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने भी एक बड़ी बुरी खबर दे दी है। और उन्होंने उन तमाम एसेट्स की जो दुबई में हैं इस वक्त या लंदन में हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो जायदादें हैं वो बेनकाब की है शहजाद अकबर साहब ने। और उन जायदादों के हवाले से जो उन्होंने जिसमें फिगर्स दिए उनते हैं जो सॉर्ट के, उन्होंने क्या कहा है जी, कितनी एस्टिमेट्स और कहां तक हुकूमत पाकिस्तान पहुंच चुकी है। बड़ी बैड न्यूज है उन लोगों के लिए जो बड़ा नैब से वैसी गुस्सा रखते हैं। जरा सुनो उन्होंने क्या कहा।
10 ममालिक पे हमारा फोकस रहा है। उन 10 ममालिक के अंदर जो हमारी इस वक्त तक तहकीक हुई है और तफ्तीश हुई है, उसके मुताबिक जो एसेट्स हम ट्रेस कर पाए हैं उसका कुल हुजम इस वक्त 5.3 अरब डॉलर है। 5.3 अरब डॉलर जो पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया गैर कानूनी तरीके से, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी मुलव्वस है, वहाँ पे जायदादें बनाई गई हैं, बैंक अकाउंट्स हैं। तो ये 5.3 अरब डॉलर की फिगर इस वक्त तक है और ये पाकिस्तानी रुपयों में 700 अरब रुपए बनते हैं। दुबई के अंदर इस वक्त जो उनकी अपनी लैंड अथॉरिटी, और ये पूरे यूएई की बात नहीं हो रही, सिर्फ दुबई की बात हो रही है, उनकी लैंड अथॉरिटी के अपने मुताबिक पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है जो वहां रियल एस्टेट जिसके वो ओन करते हैं। अब कोई और ये सुने कि आपके 5.3 अरब डॉलर इस मुल्क से चले गए और वो 700 अरब रुपए बनते हैं उस मुल्क में जहां पर इस वक्त हम फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, और कोई और सुने कि दुबई के अंदर हम तीसरे नंबर पर आते हैं रियल एस्टेट में। तो हम तो इस वक्त पार्लियामान के अंदर सिर्फ यही बहस हो रही हो, सिर्फ बातें यही हो रही हो, लेकिन हमारे यहाँ तो एक डिग्री को मसला बनाया हुआ है जी। हमारे यहाँ मसला नैब की इम्पार्शलिटी को बनाया हुआ है, मुबैना तौर पे इम्पार्शल है, और बड़े बड़े नेक और पारसा लोगों ने बनाया हुआ है। इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ हुकूमत के तर्जुमान ऑन इकोनॉमिक एंड एनर्जी अफेयर्स डॉक्टर फरूख सलीम इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, साबिक डायरेक्टर नैब हैं। फरूख सलीम साहब, मैं मतलब आपके आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, कॉलम्स पढ़ते हैं, आपने अक्सर व्हाइट कॉलर क्राइम उसकी डेफिनेशन से लेके उसके कन्विक्शन रेट्स पर बात की है डिटेल में। सर, ये जितना बड़ा इशू बना लिया गया है इस वक्त नैब को, और एक तबके ने बना लिया, उसे मीडिया भी कुछ शामिल हो गया, कुछ ये पूरा एक ट्रेंड चला है, ऐसा लग रहा है एक मुहिम स्टार्ट हो गई है। ये क्या देख रहे हैं आप, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, शहजाद अकबर साहब ने जो तीन फिगर्स जो उन्होंने बड़ी वाली की, उनको मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि 5000 जाली अकाउंट्स की निशानदेही उन्होंने कर ली है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि 10 ममालिक में उन्होंने असासाजात की निशानदेही कर ली है और उनकी वैल्यू उन्होंने बताई तकरीबन 5.3 अरब डॉलर, यानी कि 700 अरब पाकिस्तानी रुपए। इस वक्त हम चले हैं IMF के पास 5 या 6 बिलियन डॉलर का पैकेज लेने के लिए, और यहाँ पे निशानदेही हो गई 5.3 अरब डॉलर की जायदादें जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से बाहर पड़ी हुई हैं। देखिए, जो करप्शन की डेफिनेशन है, जो आलमी डेफिनेशन है, जो यूनाइटेड नेशंस वाले देते हैं, वो बड़ी सिंपल है। वो कहते हैं अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन, यानी कि आपने सरकारी ओहदा, सरकारी दफ्तर को इस्तेमाल किया, गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल किया और अपनी जेब उससे गर्म कर ली। अब जो करप्शन के हैं एस्टिमेट्स आ सकते हैं, करप्शन की एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता नहीं चल सकती, जिसको क्वांटिफिकेशन ऑफ करप्शन कहते हैं। दो तरीके जो हैं सफान साहब पाकिस्तान के अंदर जो बड़े वादे तौर पे अब सामने आ रहे हैं, एक तरीका कार तो यह है कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर तकरीबन 1500 अरब से लेके 2000 अरब की सालाना एलोकेशन की जाती है, वो जड़ है, वहाँ से ये सारा पैसा निकलता है, उसके जाली अकाउंट्स बनते हैं, वहाँ से ब्यूरोक्रेट्स को भी, सियासतदानों को भी कमीशन मिलती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप बैरूनी कंपनियों से, बैरूनी ममालिक की कंपनी से डील कर रहे हैं तो फिर आप उनकी कमीशन जो है वो मुल्क से बाहर ले लेते हैं। पहला तरीका जो है ये बड़ा खुल के सामने आ गया है। तरीका क्या है, इसमें कौन से अनासर शामिल हैं? ये जो आप देख रहे हैं, फालूदा वाले की दुकान के 2 अरब डॉलर, रिक्शे वाले के पास 8 अरब डॉलर, वो मुर्दा लोगों के अकाउंट्स में भी पैसे निकल रहे हैं। ये एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो सूबों का होता है, उसमें जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, अब तो FIA ने इतने जबरदस्त वो डायग्राम्स सामने पेश कर दिए हैं। सिंध के हवाले से वो कह रहे हैं कि 46 कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में से उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उनमें से वो कमीशंस के पैसे जाली अकाउंटों में जमा करवा देते हैं, और जब वो जाली अकाउंटों में आ जाते हैं फिर एक और एलिमेंट एंटर हो जाता है जो मनी चेंजर होता है, और फिर वो पैसा मनी लॉन्डर करके मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारा तरीका कार, इसके सारे डायग्राम्स, इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जमा करवा दी गई हैं। दूसरा तरीका जो है वो ज़रा उसकी निशानदेही करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन किसी हद तक मैं समझता हूँ शहजाद अकबर साहब उसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप बैरूनी कंपनियों से प्रोजेक्ट्स डील करते हैं और अपनी कमीशन का पैसा, अपनी किकबैक का पैसा मुल्क से बाहर ले लेते हैं।
अब ये 3 स्टेप्स होते हैं, इसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो निशानदेही करनी है असासाजात की जो कि गैर कानूनी तौर पे अक्वायर किए गए मुल्क से बाहर पड़े हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है कि आप वहां के अदालती निज़ाम पे जाते हैं और उनको दरखास्त की जाती है कि ये असासाजात को फ्रीज कर दिया जाए। फिर तीसरा स्टेप आता है कि उनके अदालती प्रोसेस से गुजर के कहा जाता है कि ये जो फ्रोजन शुदा असासाजात हैं इनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। तो ये अमल जो है ये पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के बाहर भी शुरू हो चुका है। आपने पहले नैब का जिक्र किया, मेरे कुछ आर्टिकल्स का जिक्र किया। नैब के पास हमें अहलियत और काबिलियत जो है उसको एनहेंस करने की बहुत जरूरत है। वजीर आजम साहब जब चीन का ट्रिप कर रहे थे उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि हमारे पास व्हाइट कॉलर। डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, तो मैं इस बात को हम यहीं से जोड़ते हैं। हारिस नवाज साहब भी इसमें नैब के अपने तजुर्बे के हिसाब से बात भी बताएंगे, लेकिन आपने जो मालूमात दी है, शहजाद अकबर साहब ने जो मालूमात दी है, उस मालूमात की रोशनी में आके किस तरह बढ़ा जाएगा हुकूमत की तरफ से, और कितने मुश्किल दिन आ गए इस वक्त उस अशराफिया या फिर उसके लिए, उस नेक और पारसा तबके के लिए जो इस वक्त इतना शोर मचा रहा है, हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में बड़े अहम तरीन हकायक सामने रखते हुए जो कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में आया हुए कौम के सामने मंजर आम पर आ गए। अब इधर बात हो रही थी मनी लॉन्ड्रिंग की, फेक अकाउंट्स की, किस तरह पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर असासे बन रहे हैं, फिर यहाँ नैब के खिलाफ शोर हो रहा है और सारे मिलकर इस वक्त नैब को, कोई कह रहा है मेरा मुकदमा हटा दो यहाँ से, ये फेयर नहीं है, कोई कुछ कह रहा है जिसके ऊपर $2 अरब की इंक्वायरी है वो भी शोर मचा रहा है। हर कोई बंदा इस पर शोर मचा रहा है। हर्डल्स क्या है इस वक्त इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है, ये बड़ा अहम। तो इधर क्या इस वक्त जो बेनामी होता है, यानी पैसा बाहर जाता है, बेनामी ड्राइवरों के नाम पे लोगों ने प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, वो क्या कहे वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ने, ये जरा सुने फिर इससे बात करते हैं। इसमें जो मुश्किलात दरपेश हैं वो भी आपके सामने रखना जरूरी है। एक सबसे बड़ी मुश्किल दरपेश अकामा की है, जैसे कि जिक्र किया गया कि अकामा की आड़ में आप अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं। दूसरी मुश्किल ये है कि आपने अपने ड्राइवर के नाम के ऊपर जायदाद बनाई हुई है, अपने माली के नाम पे बनाई हुई है, अपने गार्ड की, अपने कुक के नाम पे बनाई हुई है। तो जब हमारे पास डेटा आता है तो पहले ये पता चलता है कि जी एक बंदा है मोहम्मद दीन उसका नाम है, उसके नाम पे ये एमरेट्स हिल में जनाब इस वक्त एक फ्लैट है। एमरेट्स हिल का एक फ्लैट जो है वो कोई मिलियंस में आता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, वो मोस्ट एक्सपेंसिव वो विलाज हैं दुबई के अंदर। फिर हम जब उस बंदे के पीछे जाते हैं कि मोहम्मद दीन कौन है तो पता चलता है जी मोहम्मद दीन तो किसी बहुत बड़े शख्स का ड्राइवर है। तो फिर आप जाते हैं कि उस मोहम्मद दीन ने कैसे बनाया, तो उसके पीछे आप जाते हैं, तो वो एक तहकीकाती अमल है जो जारी है। अब ये बात है जिसके जरिए व्हाइट कॉलर क्राइम या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। हारिस साहब मैं आपसे इजाजत अगर आपकी हो तो उस बात को जरा कंप्लीट कर लें फरूख साहब की। फरूख साहब, मैं आप इकामा और ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे थे, ये जो बेनामी प्रॉपर्टीज हैं ड्राइवर के नाम पर, मोहम्मद दीन के नाम पर, इस पर ड्राइवर गार्डनर के नाम के ऊपर ये जो जायदादें बन गई दुबई में, तो ये किस तरह ये मुश्किल आ रही है, इस पर शहजाद साहब ने कहा था, कैसे पहुंचेंगे आगे, इसको किस तरह मामले को आगे बढ़ाएंगे मंतकी अंजाम तक? देखिए ये सिर्फ इकामे की हद तक मामला नहीं है। यहाँ पे इनको प्रोफेशनल लॉयर्स ये लोग करते हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है। वो लेयरिंग देते हैं, वो आपको बेशुमार कंपनीज बना के देते हैं। आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे जाना होता है, दूसरी कंपनी से इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप तीसरी कंपनी पे पहुंच जाते हैं। ये काम आसान नहीं है। वाइट कॉलर क्राइम जो है बड़ा पेचीदा सा काम है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि नैब को अपनी कैपेसिटी जो है वो कई 100 दर्जे एनहेंस करनी होगी, बढ़ानी होगी। जब तक हमारे जो टास्क फोर्सेज हैं वो निशानदेही कर देंगी, उसके बाद आपने इसकी फ्रीजिंग करवानी है, उसके बाद फिर अदालती निज़ाम को साबित करना है कि ये गैर कानूनी पैसे हैं, और उसके बाद फिर ये रिपेट्रिएशन यानी कि मुल्क का लूटा हुआ माल जो है ये वापस आएगा। ये पेचीदा मामला है, सोफिस्टिकेटेड मामला है, इसमें हमें कैपेसिटी एनहेंसमेंट की बेतहाशा जरूरत है। अच्छा, और एक और प्रेस रिलीज अभी
नैब के सामने आई है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, कैपेसिटी एनहांसमेंट। तो आरिफ साहब, मैं ये अभी कुछ देर कबल यानी शो जब हमारा स्टार्ट हुआ उस वक्त प्रेस रिलीज आई है नैब की तरफ से, जिसमें कहा गया कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन ने नैब के तमाम डायरेक्टर जनरल्स और दीगर अफसरान पर मीडिया यानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को इंटरव्यू देने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है, और अगर मीडिया को किसी रेफरेंस या मुकदमे के बारे में मालूमात दरकार होंगी तो नैब के तर्जुमान कौमी एहतसाब ब्यूरो का मौकिफ देने के मजाज होंगे, और तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली का नैब एहतराम करती है। और डीजी नैब के इंटरव्यू जो लाहौर उन्होंने दिया था उसको इसका रिकॉर्ड पैमरा से तलब कर लिया, जिसका कानून के मुताबिक जायजा लिया जाएगा। आरिफ साहब, आप खुद डायरेक्टर हैं नैब के, ये इतना बड़ा मुअम्मा बना तो दिए नैब ने, सही बात है ये मेजर्स तो लेने थे, लेकिन अब मीडिया पे पाबंदी है, ये प्रेस रिलीज आ चुकी है, लेकिन जितना इशू बनाया गया करप्ट माफिया की तरफ से वो किस तरह आपने देखा है? देखें, बेसिकली बात है जिस तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा था नैब के खिलाफ, और असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ ने, हमने देखा 1.5 घंटा उन्होंने अंदर की सारी बातें बताई कैसे नैब इंक्वायरी करी, क्या करी है। उसके बाद आपने बाकी पॉलिटिकल लीडर को नेशनल असेंबली में देखा कितना उन्होंने नैब को बदनाम किया। आई थिंक एक स्टेप ठीक था कि डीजी नैब जो आए हैं टीवी के ऊपर, लेकिन बेसिकली आई फील कि उनको एक टीवी पे आना चाहिए था, मौका बयान कर देते, चेयरमैन नैब की परमिशन से ही आए होंगे आई एम श्योर, और उसके बाद बाकी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं थी। एक दफ़ा काफ़ी था ताकि कंट्रोवर्सी ना हो जाए, जिससे कहते जियो ने आगे उछाला और प्रॉब्लम क्रिएट की, बिकॉज आपको पता है कि उनका क्या एजेंडा है, वो सबको क्लियर है। इसके बाद ये यहाँ पर चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन आना बहुत ज़रूरी था, क्यों इस वक्त नैब के खिलाफ सारे खड़े हुए हैं, क्योंकि नैब का अदारा काम कर रहा है, नैब करप्ट लोगों को पकड़ रहा है, नैब किसी के बिला इम्तियाज कार्रवाई कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। और फिर सेकेंड ये कि देखें, इसीलिए इंडिया आईएसआई की क्यों हर वक्त आईएसआई के पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि आईएसआई काम करती है, दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके खिलाफ रॉ हर वक्त प्रॉब्लम करती हैं। यही यहाँ पर सिचुएशन हुई है कि नैब का अदारा काम कर रहा है, पाकिस्तान का वाहिद अकाउंटेबल अदारा है जो कि इंडिपेंडेंट है, और वो बिला किसी खौफ खतर के साइड लेने के ट्रांसपेरेंट तरीके से इंक्वायरी कर रहा है। यहाँ तक तो ये बात ठीक हो गई। अब उसके बाद चेयरमैन नैब को चाहिए कि बिल्कुल इनकी परवाह नहीं करें, जो अपना काम करें खामोशी से करें, कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि नैब का सिस्टम वर्किंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कोर्ट्स। कोर्ट में जज बैठ रहा होता है और उसके खिलाफ ये इतराज होता है जी कि ये हमारे खिलाफ हो गया। यहाँ डीजी नैब इज नॉट डूइंग इंक्वायरी इज बीइंग डन बाय द केस ऑफिसर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, और डायरेक्टर जो उसमें एक स्पेसिफिक होता है वो उसको मॉनिटर कर रहा होता है। सही। तो डीजी नैब कैन नॉट इन्फ्लुएंस, लेट मी टेल यू। अच्छा, एक चीज और मुझे वजाहत अगर आप करते जाएं, क्योंकि मैंने इससे पहले खत दिखाया ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक का, उसमें मैंने आपको पढ़ के बताया था, वो कहते हैं कि इसको लाहौर से शिफ्ट कर दिया जाए। अब ये जो क्राइम अगर हुआ है, वो जिसकी इंक्वायरी हो रही है वो लाहौर में हुई है, तो क्या ये पिंडी या कराची में इन्वेस्टिगेट हो सकता है? पहले तो प्रैक्टिकली नैब के कोड ऑफ कंडक्ट कहता है ऐसी इजाजत देता है, नहीं देता? नॉट एट ऑल। अच्छा, जिस रीजन में होगा केस वहीं चलेगा, सारे चीजें अवेलेबल हैं, और ये कोई प्राइवेट अदालत नहीं है कि जहां आप बात करते हैं कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, या आप सिविल कोर्ट में कहते हैं ये जज हमारे खिलाफ, अदालत इसको केस को ट्रांसफर कर दें, और उसी शहर में किसी और को दे दिया जाता है। तो यहाँ शहर में पूरे रीजन में, लाहौर रीजन के अंदर एक ही नैब है और वहां पर डीजी नैब ही है, लेकिन इंक्वायरी जो है वो डीजी नैब खुद नहीं करते हैं। वी शुड बी वेरी क्लियर ऑफ सिस्टम ऑफ वर्किंग ऑफ नैब। वहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फिर उसके बाद केस ऑफिसर, फिर उसके बाद डायरेक्टर नैब होता है जो अपने डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की टीम को चलाता है, उनको गाइड करता है और साथ लीगल ओपिनियन लेता है। डीजी के पास सिर्फ उस वक्त जाता है जब ईबीएम होती है या कॉन्फ्रेंस होती है, प्रॉक्टर का केस उसको बताया जाता है विद ऑल लीगल इम्प्लीकेशन कि इसमें कितनी प्रोसिक्यूशन है, कितना इसने प्रूफ कर ली है, कितना और रिक्वायर्ड है, कितना टाइम चाहिए, और वो वहाँ कॉन्फ्रेंस में हर 2 हफ्ते बाद डिस्कस हो जाता है और वो गाइडलाइन मिल जाती है। रेस्ट इज ऑल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, केस ऑफिसर एंड डायरेक्टर नाउ विद द असिस्टेंस ऑफ हिज ओन लीगल टीम। फिर उसके बाद जब फाइनल केस होता है तो फिर डीजी नैब के पास जाता है और उनकी अपनी एक लीगल डीपीजे जिनको कहते हैं डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, वो बैठते हैं, वो डिसाइड करती हैं, देन फाइनली इट गोस टू नैब हेडक्वार्टर। ये मुतालबा ही एब्सोल्युटली अनवारंटेड एंड अनएक्सेप्टेबल। आई एम श्योर इट विल बी रिफ्यूज्ड। आप बताएं कि वहां से केस अगर कराची शिफ्ट हो जाता है तो पूरा रिकॉर्ड रोज आते रहेंगे, इस फ्लैटों में सिर्फ यही काम होता रहेगा। तो इट इज नेवर डन नाइदर। ये हो गई नैब का सिस्टम फर्क है। एक बात है कि ऑल एवरीबॉडी पाकिस्तान में इस वक्त देखिए हुकूमत नैब के साथ है। नैब के जो ऑर्डर्स होंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, तसाबाद ऑर्डर होंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे। ये खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारी हुकूमत जो लॉफुल काम है, जो एग्जीक्यूशन है, वो क्योंकि एग्जेक्टिव ने करना होता है।
इसी तरह फौज भी साथ है, जहां पर भी फौज की जरूरत है हुकूमत कहेगी वो काम करने की तैयार है। अवाम फौज इस वक्त हुकूमत के साथ है और नैब के साथ है। सिर्फ वो करप्ट अनासर जो कि करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिनको पता है कि उनके नज़दीक घेरा तंग हो रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी स्विट्जरलैंड में है या दुबई में कहाँ पर है, नाउ दे आर ऑल गैंग्ड अप टुगेदर। सो विदाउट एनी प्रेशर आई थिंक चेयरमैन नैब इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, और इसी तरह डीजी नैब बाकी रीजन्स के अपना अपना काम कर रहे हैं। अब तो मीडिया पे आने पाबंदी है उनके ऊपर, वो पाबंदी है, बाकी सही है कि पूरा प्रेस रिलीज निकालें जो डिटेल। और वैसे भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो मीडिया पे बात नहीं होनी चाहिए, रेफरेंसेस पे तो आप कर सकते हैं, बताना ही नहीं चाहिए, ना जरूरत है। एक ब्लैक इकोनॉमी के हवाले से शहजाद साहब अकबर साहब ने बात की थी, अगर वो हमारे पास हो तो हम बताइएगा कि ब्लैक इकोनॉमी में फारूक साहब आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि उन्होंने एक हवाला दिया था कि कितनी जो अनस्ट्रक्चर्ड हमारी इकोनॉमी, मनी लॉन्ड्रिंग और जो इन क्राइम्स की वजह से हमें अफेक्ट पड़ा है। लेट्स हियर दिस पे फारूक साहब का क्या तजिया है, उसके पहले सुनते हैं। तमाम आलमी इदारे ये कहते हैं कि जितनी पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज है उतना ही आपकी ब्लैक इकॉनमी का साइज है। हम इस वक्त दुनिया में अपने इकॉनमी की साइज की वजह से शायद 24 या 25वें नंबर पे हैं। अब आप ये इमेजिन कर लीजिए कि इसी साइज की अगर आपकी इकॉनमी ब्लैक की ना होती और वो आपकी रिकॉर्डेड इकॉनमी होती और आपकी इकॉनमी का हिस्सा होता, तो आप इस वक्त दुनिया में फाइनेंशियल तौर पे, माशी तौर पे कहाँ खड़े होते। और उसके पीछे वजह वही है, असल में हुक्मरानों के बीच में अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, अपना पैसा पड़ा हुआ था यहाँ से लूट के ले जाने वाला, उसको छुपाने के लिए आपने परवान चढ़ने दिया यहाँ पे ब्लैक इकॉनमी को, और उसको कभी नहीं रोका गया। अब ये तो हो गया फारूक साहब, स्ट्रेटजी क्या होगी अब इस ब्लैक इकोनॉमी को कर्ब करने की, जब इतनी बड़ी हम देख रहे हैं कि एक माफिया पूरा इस पर है जो हर कोशिश कर रहा है, हर वो कोशिश कर रहा है कि ना हाथ डाला जा सके। क्या करेंगे आप लोग फारूक साहब? देखिए, एक इकोनॉमी की टर्म है जो कहलाती है इलीट कैप्चर, और उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। उसका मतलब ये होता है, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कोई एक शख्स नहीं करता, मनी लॉन्ड्रिंग में बेतहाशा डिपार्टमेंट मिलके उसको छुपाते हैं। यहां पे आपने देखा कि पहले जाली अकाउंट आप खोलने जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बैंक के अफसरान जो हैं वो अपने जानने वाले होने चाहिए, आपके अपने लोग लगे होने चाहिए अफसरान जो बैंक में जाली अकाउंट खोल पाएं। फिर एक कहलाती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अगर आज मेरे अकाउंट में कोई 1 अरब रुपया जमा करवा देता है जबकि साल माहाना तनख्वाह मेरी उससे कुछ लाखों में होती है, तो फिर एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट होती है। वो बैंक एक STR भेजता है और वो रिपोर्ट जाती है स्टेट बैंक में, जो एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसको कहते हैं FMU, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। फिर वो उनके पीछे पड़ जाता है कि जी क्या हुआ, आपके अकाउंट में 1 अरब रुपया कैसे आ गया। तो इलीट कैप्चर का मतलब यह है कि पहले आपने एक बैंक के ऊपर कब्जा करना है जहां पे आपकी मर्जी के मुताबिक जाली अकाउंट खोले जाएंगे। उसके बाद आपने स्टेट बैंक में भी अपने बंदे लगाने हैं ताकि जब उनके पास वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पहुंचे तो वो भी दबा दी जाए, वो भी सामने ना आए। उसके बाद आपने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को अपने कब्जे में करना है ताकि जो कंपनीज खोली जाएं, जो बेनामी की कंपनीज खोली जाएं, वहां पे SECP आपके साथ कोऑपरेशन करे। तो ये 5 या 6 या 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और अशखास और हुकूमती अफसरान और बैंक के अफसरान मिलके ये सारा काम करते हैं। उसके बाद फिर आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हो पाती है। तो इसका तोड़ यही ढूंढना है कि अब देखिए इस वक्त न्यूजीलैंड जो है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नंबर 1 आता है, वहां पे दुनिया भर में सबसे कम करप्शन है, और हम आते हैं 116 या 117 नंबर पे। इन दोनों में फर्क क्या है? न्यूजीलैंड में और पाकिस्तान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 2 फर्क हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला फर्क यह है कि न्यूजीलैंड के जो इदारे हैं वो मजबूत हैं, वो खुद मुख्तार हैं, वो बाख्तियार हैं और वो काबिल हैं। ये 3 उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और दूसरा यह कि उन्होंने अपने मुल्क में इंसदाद करप्शन की जो मुहिम है वो कामयाब कर रखी है। तो पाकिस्तान को अगर हमने उस लेवल पे लेके जाना है, कोई पेचीदा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंटिस्ट हमें नहीं चाहिए, कोई PhD स्कॉलर्स नहीं चाहिए। हमने अपने इदारों को मजबूत करना है और हमने इस मुल्क से करप्शन खत्म कर देनी है। अगर ये 2 चीजें कामयाब होती हुई नजर आए तो हम भी न्यूजीलैंड बन सकते हैं। नहीं, लेकिन आपने एक जो आर्टिकल थोड़े दिन कबल लिखा था $10 बिलियन के नाम से, उसमें यानी जितनी रकम जाती है पाकिस्तान से नेशनल क्राइम एजेंसी और US की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया था। तो सर उसमें, और फिर एक और जगह भी एक आर्टिकल में आपने हवाला दिया हुआ था जिसमें आपने शौकत खानम अस्पताल का हवाला दिया हुआ था कि 4 अरब में ये बनता है तो 77 अरब में तो पता नहीं कितने शौकत खाना बन सकते हैं। अब ये फिगर सारी सुन के $5.3 बिलियन, $700 बिलियन रुपीस,
तो आपको फारूक साहब लगता है कि हंसी आती है, रोना आता है, क्या होता है सोच के ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, कि किस तरह सारा पैसा जा रहा है? देखिए, एक करप्शन का एक और आंसर जो एलिमेंट हम अमूमन इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि करप्शन एक्चुअली किल्स। करप्शन जो है वो पाकिस्तानी जाने लेती है। आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान में, और ये मेरी फिगर्स नहीं है, ये यूनिसेफ की फिगर्स हैं, कि 53,000 बच्चे गंदा पानी पी के जाँ बहक हो जाते हैं इस मुल्क के अंदर। पैसा करप्शन वाले मुल्क से बाहर ले जाते हैं, हम यहाँ साफ पानी की कंपनियां बनाए फिरते हैं। फारूक साहब एक इजाजत है अगर, तो मैं इस जवाब को आपके कंप्लीट करते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, और इस ब्रेक के बाद आएंगे तो जो इस जवाब को भी पूरा करेंगे और फिर एक बड़ी अहम बात आपको और सुनाएंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और एक इंटरव्यू से कोशिश करेंगे भी आपको सुनाएं उसका एक रेफरेंस, और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हल कैसे निकलेगा। इस ब्रेक के बाद एक बड़ी अहम पहेली सुलझाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और कुछ दिन कबल आपको लेके चलते हैं जब एक इंटरव्यू एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग, फेक अकाउंट्स के हवाले से जनाब हामिद मीर साहब को, सीनियर सहाफी, उन्होंने इंटरव्यू के अंदर जब उनसे पूछा गया था जी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं फालूदे वाले मुर्दा लोगों के, तो उन्होंने एक वजाहत दी थी उसकी, और उन्होंने लॉजिक से बताया था जी कि वो प्रूव नहीं हो सकता कि वो किसके पैसे, ये किसके पैसे से कतई नजर उन्होंने कहा क्या था, हम जरा सुनते हैं पहले। मुझे पता है कि ये जो केसेस जिसपे रोज आज दूध वाला आ गया, आज बर्फी वाला आ गया, उसके अकाउंट से पैसे निकला है, इनको प्रूफ करना है कि मैं गया, मैंने अकाउंट खुलवाया, वो तो नहीं है ना। अच्छा, तो फिर आप पे केस बनता है? फिर मेरे पर केस बन सकता है, और उसको भी मैं डिफेंड कर सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने इसके अकाउंट में पैसा रखा है, मेरी मर्जी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो उसको भी डिफेंड कर सकते हैं कि पैसे मैंने रखवाए, लेकिन वो जिसके नाम पे अकाउंट खोला है उस बेचारे को अगर पता ही ना हो तो फिर तो उसका कसूर है ना। उसका कसूर है नहीं, मतलब कि फिर तो बैंक वालों का कसूर है, बैंक वालों का कसूर है। अब इस पर क्या कहा जाए, मैं क्योंकि ये मामला सब्जेक्टिव भी है तो हम इसके फेट ऑफ द केस पे तो नहीं जा सकते कि क्या ये प्रूव होगा कि ये अकाउंट इनके हैं, किसके भी हैं बिलफर्ज। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने भी कुछ ऐसे हवाला दिया कि एक मसीहा 5,000 अकाउंट में पैसे डाल देता है, फिर वो कहता है मुझे टीवी बैठ के प्रूफ, वो इधर इन्हीं का हवाला दे रहे थे क्या, ये भी हम पूछेंगे। लेकिन वो जो हवाला दे रहे हैं उससे तो लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है साबित होना ये कि किसके पैसे हैं, ये जो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कानूनी तौर पे। तो जरा सुनते हैं कि आज शहजाद अकबर मावन खुसूसी वजीर आजम बराए एहतिसाब वो क्या कहते हैं इस बारे में। 5,000 से ज्यादा अकाउंट्स हैं, वो सारे के सारे ऐसे लोगों के हैं कि आम शहरी हैं, और एक मसीहा उनके अकाउंट्स में पैसे डाल जाता है और फिर टीवी बैठ के दंदनाता है कि आप मुझे साबित करके दिखाओ। ये मसला है इस मुल्क का कि आपने सालहा डेकेड्स आपने लूटा है इस मुल्क को, और बारी बारी लूटा है, और लूटने के बाद ये भी कहा है कि तफ्तीश नहीं होने देनी, बिल्कुल कमेटियां बना दो ताकि इसके कानून को चेंज कर दिया जाए। अब ये तो बड़ा मसला है जी, तफ्तीश नहीं होने देनी, और ये आप हर सब अभी आप, क्योंकि मैं सुना रहा था तो आप हंस रहे थे, आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन ये इशारा इधर ही कर रहे थे, 5,000 अकाउंट खुलवा के कर दिए, किसकी तरफ इशारा हो रहा है? पाकिस्तान की वो बात कर रहे थे कि यहाँ के अकाउंट्स भी हैं और बाकी जगह पर भी हैं। इशू ये कि बहुत आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू ट्रेस आउट। बात यह है कि सिर्फ आपने बैंकर को पकड़ना है जिसने अकाउंट खोला था, और बैंकर के मर्जी के बगैर अगर उसमें पैसा गया, एक आदमी की इनकम है 1 लाख रुपए महीने की, उसके अकाउंट में आते हैं 10 करोड़ रुपए अचानक, तो द बैंकर इज सपोज टू क्रिएट अ रेड अलर्ट, जो कि होती है, जो STR फारूक सलीम साहब बात कर रहे थे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, उसमें बैंकर हैज टू इनिशिएट कि जी ये 10 करोड़ रुपए, आई डाउट इट हैज टू बी रीचेक। स्टेट बैंक में जाएगा, स्टेट बैंक में जो मॉनिटरिंग यूनिट है, फाइनेंशियल यूनिट, वो चेक करेगी और स्टेट नैब को भेज देंगे। नैब के बाद उस रीजन में जाएगा कि जी आप चेक करें STR की ये पैसा कहां से आया है, विच डायरेक्टर फाइनेंशियल का, मैं भी ये काम करता हूं। लेकिन ये नहीं हुआ ना, 5,000 अकाउंट कह रहे शहजाद अकबर साहब बन गए, तो वो तो अब जाके PTI की ये गए जाके इन्होंने पता कर लिए, तो सर ये तो सो रहे थे सारे इदारे, क्या हो रहा है? सोच रहे थे कि सब मिले हुए थे ना। देखिए ना, इसमें बैंक, स्टेट बैंक, बैंकर जिसने अकाउंट खोला है और जो पैसे जमा करा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर है जो भी डाल रहा है, ये वो लोग थे। ठीक है,
अब अगर आप सिर्फ एक बैंकर को पकड़ लेते हैं कि भाई तुमने ये अकाउंट किसका खोला और उसके बाद ये पैसे किस डेट में गए, ही वाज द ब्रांच में, तुमने ये क्यों नहीं इनिशिएट किया, वो सारा बता देगा कि जी किसने पैसे जमा कराए, किसके इंस्ट्रक्शन से पैसे जमा कराए, कौन कॉन्ट्रैक्टर था जिसने कमीशन में पैसे जमा कराए. इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट. द इशू इज के इसको इमीडिएट करना चाहिए, इसकी अच्छी इंक्वायरी होनी चाहिए. आप इस मुल्क में जो फ़ारूक सलीम या ये बात शहजाद साहब बता रहे थे कि $5.3 बिलियन, $20 बिलियन इस मुल्क में एक साल में करप्शन हो रही है. $10 बिलियन तकरीबन 1000 अरब रुपया जो है वो आपका FBR में चोरी हो रहा है. इनकम टैक्स में, कस्टम में, सब जगह चोरी होता है. $5 बिलियन, ये 500 अरब रुपया आपका स्टेट कॉरपोरेशन को चलाने में लग रहा है. 500 रुपया, $5 बिलियन जो है ये आपके कमीशन, ब्यूरोक्रेटिक कमीशन में जा रहा है. हमें किसी चीज़ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है. अपना इन हाउस हम ठीक कर लें. 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है. एक, आप अपना ये सिस्टम ठीक करके ये रिकवर हाफ ऐसा भी बचा लें तो $7-8 बिलियन आपका एक साल में बच जाता है. देन आपके जो ये दुबई की बात कर रहे हैं, 10 मुल्कों की बात करें, वो पैसा आप रिकवर करते हैं. और बाकी स्विस बैंक वगैरह में जो पैसा, वो एक अलग स्ट्रैटेजी है. तो 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी में वी कैन डू अ लॉट. सही, लेकिन ये आप जिस तरह कह रहे हैं हारिस साहब के, बड़ा आसान है इसको प्रूफ करना. मैं फेक अकाउंट केस के ऊपर, क्योंकि हम वो सब्जेक्ट मैटर है तो नहीं, इन जनरल फारूक सलीम साहब आपने 2 क्लिप सुने, एक आसिफ जरदारी साहब का क्लिप सुना, एक शहजाद अकबर साहब का क्लिप सुना, तो दोनों जगह लगे रहे जी कि बड़ा मुश्किल है आप किसी अकाउंट में प्रूफ कर सके कि अमाउंट किसने डाली या बेनामी, और ये साबित करना बड़ा मुश्किल है. फारूक साहब, आपके नजदीक व्हाइट कॉलर क्राइम है, आप अभी FMU का जिक्र कर रहे थे, STR का जिक्र कर रहे थे, ये क्या आपने सुना है जो बैंकिंग एक्सपीरियंस जरदारी साहब का, उस हिसाब से आपको क्या लगता है, ये सही कह रहे हैं आप सही हैं, कौन सही है? देखिए, मैं दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं. एक तो ये ग्राफ है 1971 से ये शुरू होता है और 1971 में पूरे मुल्क के ऊपर सिर्फ 30 अरब रुपए के कर्जाजात थे. आप देखिए ये 2006 के बाद कितनी तेजी से कर्जाजात बढ़ते हैं कि हम 47 साल में 30 अरब से 30,000 अरब पे पहुंच गए हैं. इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो करप्शन का है. और ये 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, ये ग्राफ शुरू वहीं से होता है. एकदम 2006 के बाद जब ये मुआहदा हुआ, 2008 के बाद आप देखिए कि इस मुल्क में इतनी तेजी से कर्जाजात बढ़े, इतनी तेजी से करप्शन बढ़ी. अब जो फवारा है करप्शन का, अगर मैं फवारा उसको कह सकूं, और वो फवारे पे वो फालूदे की दुकान है, फवारे के ऊपर रिक्शा वाला बैठा है, और फवारे के ऊपर मुर्दा लोगों के अकाउंट हैं. फवारे की जड़ें जो हैं वो 5 हैं. वो एक तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो तकरीबन 1500 अरब से 2000 अरब सालाना का होता है, और उसमें से तकरीबन 50% जो है वो 4 सूबों को एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शक्ल में चला जाता है. इस वक्त जितनी करप्शन आप मुल्क के अंदर देख रहे हैं, उनकी ये 5 जड़ें हैं. अगर इन 5 जड़ों को पकड़ लिया जाए, और 2 तरीके से, एक तो ये सारे प्रोसेस को शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी कर दी जाए, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर दें, आप इसको प्रोक्योरमेंट में कंप्यूटर के ऊपर लगा दें, और फिर इसकी 24/7 मॉनिटरिंग कर दें. इसकी मॉनिटरिंग और इसकी शफाफियत, तो ये जो फवारे की जड़ें हैं इसको आप पकड़ पाएंगे. ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मुल्क के अंदर ये करना. वो जो पैसा ऑलरेडी बाहर जा चुका है, जैसे अभी पहले कहा गया, उसके हवाले से जरा मुश्किल काम होता है कि आपने बैरूनी मुल्कों की अदालतों में जाके ये साबित करना है. लेकिन ये जो 1500-2000 अरब रुपया सालाना पाकिस्तान से जो गायब होता है, उसको पकड़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा. लेकिन जरदारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. वो जानते हैं कि पिछले कई सालों से सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारी जितनी भी इंसादत करप्शन की एजेंसीज हैं, जैसे माली जराइम जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है, वो इतनी कमजोर कर दी गई हैं. आप अंदाजा कीजिए कि FIA का जो कन्विक्शन रेट है वो तकरीबन 6% है. इसका मतलब है कि 94% ऑफ द पीपल जो पकड़े जाते हैं किसी न किसी जुर्म में, वो बरी हो जाते हैं. तो वो जानते हैं कि ये हमने इतना कमजोर कर दिया है ढांचे को कि वो हमें पकड़ नहीं पाएंगे. सही. और अच्छा, एक और बात यह है जी कि इकामे के जो जरिए होती है, नहीं, एक तो बेनामी और ये अकाउंट्स वाला मामला, फिर इकामे बनाकर वहां पर पैसा ट्रांसफर करना. इस शोबे के अंदर भी माशाल्लाह हमारे बहुत से ऐसे अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं, बहुत से ऐसी ब्लैक शीप्स भी हैं जो इसमें बड़ी महारत रखते हैं इस काम के अंदर के इकामा बना के जायदादें लेना या इन्वेस्टमेंट करना. उधर भी रोशनी डाली गई. उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, इस पे सवाल उठाएंगे, लेकिन क्या हुआ है उस हवाले से, हुकूमत का इकदाम क्या है, जरा ये सुन लेते हैं पहले.
वो अकामा क्यों लेते हैं? वो अकामा इसलिए लेते हैं कि उस अकामे की आड़ में वो यहाँ से लूटी हुई दौलत को छुपा सकें, क्योंकि उस वक्त आपका स्टेटस चेंज हो जाता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो जब हम वहाँ से पाकिस्तानी रेजिडेंट्स का रिकॉर्ड लेते हैं तो उसमें जो अकामा होल्डर हैं उनका रिकॉर्ड मिनहा हो जाता है। तो उनके लिए बुरी खबर ये है कि हम तमाम अकामा होल्डर की तफसीलात दुबई अथॉरिटी से भी ले रहे हैं, और हमारा अपना जो मैकेनिज्म है, हमारा अपना जो लॉ इन्फोर्समेंट का सेटअप है, उससे भी अकामा होल्डर की तफसीलात सामने आ रहे हैं। और फिर ये अकामा होल्डर जो अकामा की आड़ में दुबई और उसके अलावा यूरोप और स्विट्जरलैंड की अकाउंटों में जिन्होंने पैसे छुपा के रखे हैं, वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकेंगे। काम के हवाले से इकदाम हारिस साहब, ये सेटिस्फैक्ट्री है? कुछ होगा इससे? ये सही इन द राइट डायरेक्शन? बिल्कुल। और इस वक्त देखें, ये वाहिद गवर्नमेंट है, जमहूरी गवर्नमेंट, जो करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आई है। नंबर 2, इनकी लीडरशिप के ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। तो इसलिए एज ए पाकिस्तानी आई हैव लॉट ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट कि ये लोग करप्शन के बारे में बहुत सीरियस हैं। जो पहले 2 पार्टी थे उनको आपस में गठजोड़ की हुई थी, जो अभी भी नज़र आ रही है। तो इस वजह से मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल इनका पॉलिटिकल विल भी है, मेंटल रिजॉल्व भी है, और दे फिजिकली वांट कि पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो, करप्शन का पैसा पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तान के लिए आइंदा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए, हम वर्ल्ड बैंक IMF से हमें टोटल $5 बिलियन के लिए अभी हम कितने उनके कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कई चीज़ों के ऊपर, जिससे अमान में महंगाई की एक और लाइन आग चल पड़ेगी। बजाय इसके अगर हम इन हाउस अपने आप को ठीक कर लें, और जो 2000 अरब या $20 बिलियन पाकिस्तान में एक साल में चोरी हो रहा है, हम उसका सिर्फ अगर 5% भी बचाते हैं तो $5 बिलियन है। तो वी कैन डू लॉट मेनी थिंग। द ओनली थिंग इज लीडरशिप इज स्ट्रांग, पॉलिटिकल विल है, मेंटल रिजॉल्व है, लोग अच्छे हैं। आई एम श्योर कि वी शुड बी टू ओवरकम दिस। एग्जैक्टली। हारिस साहब, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर फरूख अली साहब, आपका भी बड़ा शुक्रिया, आपने डिटेल में हमें समझाया इस पर सारे मामला को, आप दोनों शख्स, और आपके सामने नैब के खिलाफ चलने वाली मुहिम से लेकर आज होने वाली उस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर कुछ अहम मालूमात हमसे शेयर की गई, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, फेक अकाउंट्स के हवाले से, और उसके साथ बेनामी जायदादों के हवाले से, तफसीलात के साथ सामने रखी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते रहेगा।